हेलो स्टूडेंट, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। आज आप लोगों के बीच में बीए सेमेस्टर 3 CBCS इकोनॉमिक्स ऑनर्स के पब्लिक फिनांस लोक वित्त में दिए गए एक टॉपिक वैट मूल्य वर्धित कर के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा। सबसे पहले समझते हैं वैट क्या है, वैट कब आया, वैट से पहले क्या था और वैट के बाद क्या है। वैट से पहले सेल टैक्स था, जिसको CST कह सकते हैं, और वैट आपकी इंडिया में 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया। वैट के बाद कुछ वस्तुओं को छोड़कर GST आया। GST का अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर। पहले सेल टैक्स था, सेल टैक्स को हटाकर वैट लाया गया। वैट के बाद GST आया। तो क्यों सेल टैक्स को हटाया गया, वैट क्यों आया, वैट के बाद GST क्यों आया? तो हम जानते हैं कि सेल टैक्स के अंतर्गत जो भी वस्तुओं को बेचा जाता था उसमें वस्तु के कुल मूल्य पर टैक्स को लगाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि किसी वस्तु को X ने 500 रुपये पे Y को बेचा, X ने 500 रुपये में एक वस्तु Y को बेचा, जिसमें वस्तु की कीमत 450 है और सेल टैक्स 50 रुपये है। तो Y ने X को 500 रुपये अदा कर वस्तु को प्राप्त किया। अब यदि Y उस वस्तु को Z को बेचता है और वह वस्तु के मूल्य में कुछ सुधार कर 600 रुपये करता है, तो अब Y वस्तु के कुल मूल्य 600 के ऊपर सेल टैक्स लगाएगा, ना कि जो वस्तु Y के मूल्य में वृद्धि की गई है उस पर। तो यहाँ पर जो टैक्स लगाया गया है उस पर भी टैक्स लगेगा। तो इस कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ सेल टैक्स को खत्म करने के लिए वैट को इंट्रोड्यूस किया गया। वैट को इंट्रोड्यूस किया गया। वैट को इंट्रोड्यूस करने का मकसद था कि टैक्स ऑन टैक्स को खत्म किया जाए, क्योंकि अगर किसी वस्तु के ऊपर टैक्स ऑलरेडी उतने मूल्य पे लग चुका है, फिर से उस वस्तु पे उतने ही मूल्य पर फिर से टैक्स लगाया जाएगा, तो उपभोक्ता को
अत्यधिक वस्तु के मूल्य अदा कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं अल्टीमेट टैक्स कौन अदा करता है, तो उपभोक्ता, क्योंकि उपभोक्ता ही वस्तु की अंतिम उपभोग करता है। इसलिए वैट को इंट्रोड्यूस किया गया। वैट को इंट्रोड्यूस करने का मकसद क्या था कि यह टैक्स के कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करना। वैट एक टाइप ऑफ अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है। अप्रत्यक्ष कर हम लोग जानते हैं टैक्स दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स जिसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं, और एक इनडायरेक्ट टैक्स जिसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो हमें पता है टैक्स दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को प्रत्यक्ष कर कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। दोनों क्या डिपेंड होता है, दोनों में अंतर क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा, अर्थात जब भी सरकार टैक्स लगाती है, क्योंकि हमें पता है कि टैक्स लगाने का पावर गवर्नमेंट के पास होती है, सरकार के पास होती है। जब भी सरकार टैक्स लगाती है तो वह टैक्स एक कंपल्सन पे, यानी व्यक्ति को पे करना है। तो जब सरकार डायरेक्ट टैक्स लगाती है तो जिस व्यक्ति पे वह टैक्स लगाया गया है उस व्यक्ति को सीधा उस कर की राशि को भुगतान सरकार को करना होता है, क्योंकि टैक्स एक ऑब्लिगेटरी पेमेंट है, एक अनिवार्य रूप से किया जाने वाला भुगतान है। इसलिए प्रत्यक्ष कर की स्थिति में जैसे इनकम टैक्स जिसको हम आयकर करते हैं, जब सरकार इनकम टैक्स लगाती है तो व्यक्ति की इनकम पे लगाती है। तो जो व्यक्ति जितनी इनकम कमाता है, जैसे कि मोहन यदि 5 लाख रुपये कमाता है और सोहन 8 लाख रुपये कमाता है या राकेश 10 लाख रुपये कमाता है, तो जो व्यक्ति जितनी इनकम कमाता है वह व्यक्ति ही अपनी इनकम के आधार पर सरकार को टैक्स अदा करेगा। वह यह नहीं कर सकता कि मोहन तुम राकेश को पे कर दो, यानी मोहन का के ऊपर यदि टैक्स लगाया गया है तो मोहन को पे करना होगा, ना कि राकेश को। तो ये समझ में आया कि प्रत्यक्ष कर की स्थिति में कर का बोझ उसी व्यक्ति पे पड़ता है जिस व्यक्ति पर वह टैक्स लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर की स्थिति में जैसा कि नाम से पता है अप्रत्यक्ष, यानी दिखाई देता है कि कौन व्यक्ति पे कर रहा है। पे कौन करता है? उपभोक्ता, क्योंकि उपभोक्ता उस वस्तु का अल्टीमेट वे में उपभोग करता है। परंतु वह टैक्स लगाया जाता है किस पे? प्रोड्यूसर, जो उस वस्तु का उत्पादन करता है। सरकार वस्तु के उत्पादन पर टैक्स लगाती है, मैन्युफैक्चर पे टैक्स लगाती है, सरकार उस वस्तु के सेल पे टैक्स लगाती है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर उस टैक्स की राशि को पास ऑन कर देता है कंज्यूमर पे। प्रोड्यूसर पास ऑन किसको कर रहा है? कंज्यूमर पे। प्रोड्यूसर उत्पादन करता है, कंज्यूमर उपभोक्ता। तो प्रोड्यूसर जो भी अप्रत्यक्ष कर की राशि है वह वस्तु की कीमत में वृद्धि कर उपभोक्ता को पास कर देता है। अब सवाल उठता है, क्या प्रोड्यूसर कंप्लीट राशि उपभोक्ता के ऊपर ट्रांसफर कर देता है? तो यह सवाल इस पे डिपेंड करता है कि उस वस्तु की लोच क्या है,
उस लोच के अनुसार वह कर की राशि को उपभोक्ता पर ट्रांसफर करता है। तो हम समझ गए कि टैक्स क्या होता है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो वैट एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। वैट इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। वैट क्या हो गया, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स अर्थात अप्रत्यक्ष कर होता है। वैट एक अप्रत्यक्ष कर होता है जिसे कौन लगाती है, तो प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार लगाती है। प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार अपने नियम कानून अलग बनाती है और उसके अनुसार अब वैट को लगाती है, इंट्रोड्यूस करती है। वैट में एक एग्जेम्पशन लिमिट दिया गया है कि जिस व्यवसायी का, जिस उद्यमी को का एनुअल टर्नओवर 5 लाख से कम है, यानी जिसकी आमदनी 5 लाख से कम है, वैसे व्यवसायी को 5 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यवसायी को, वैसे व्यवसाय जो एक वर्ष में 5 लाख से कम का टर्नओवर करते हैं, उन्हें वैट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वैसे व्यवसाय जो 5 लाख से कम का टर्नओवर करते हैं, उत्पादन करते हैं, सेल करते हैं, परचेस करते हैं, वैसे व्यवसाय को वैट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी जो व्यवसाय वैट के अंतर्गत परचेस या सेल करते हैं, उसको वैट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होती है। तो पहला वैट की विशेषता हो गया कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। दूसरा विशेषता इसकी हो गई कि इसका पंजीयन करवाना होता है। पंजीयन करवाना होता है अर्थात रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो प्रत्येक व्यवसायी उद्यमी जो भी वैट के अंतर्गत एक राज्य के अंतर्गत वस्तुओं को बेचना या खरीदना चाहता है, तो उसे वैट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके लिए उसे निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। उसे अपने उद्यम का, अपने व्यवसाय का पैन कार्ड चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए उसे क्या चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। दूसरा बिजनेस का एड्रेस प्रूफ चाहिए। जिस बिजनेस का वह रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, उस बिजनेस का एड्रेस प्रूफ चाहिए। फिर तीसरा आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। इसके अलावा कुछ अमाउंट उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा करना होता है। तो प्रत्येक व्यवसाय जो वैट के अंतर्गत व्यवसाय करना होता है या करना चाहता है, उसे पंजीयन करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसके लिए उसे निम्नलिखित डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जिसमें पहला पैन कार्ड हो गया, दूसरा एड्रेस प्रूफ हो गया, तीसरा आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, चौथा कुछ अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है। इसके अलावा एक फॉर्म होती है जिसे उसे फिल करके जमा करना होता है। इसके बाद 15 से 20 दिन अनुमानता में उसे 3 नंबर अलॉट किया जाता है। 3 नंबर अलॉट किया जाता है। 3 का फुल फॉर्म होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी प्रत्येक व्यवसाय
जो व्यवसाय करेगा उसे वैट रजिस्ट्रेशन के पश्चात उसका एक यूनिक टिन नंबर मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा विशेषता हो गया कि वैट का पंजीयन होगा और पंजीयन के पश्चात उसे एक टिन नंबर मिलेगा। तीसरा विशेषता होगा इसका कि वैट स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी यूनियन टेरिटरीज यानी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश अपने राज्य के नियम अधिनियम के अंतर्गत वैट लागू करती है और वह वैट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाती है और जो भी उद्यमी रजिस्ट्रेशन करता है उसे 11 डिजिट का टिन नंबर अलॉट किया जाता है। तो वैट एक राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है जो राज्य सरकार अपने राज्य के नियम अधिनियम कानून के अंतर्गत लगाती है। ये इसकी तीसरी विशेषता हो गई। चौथा, वैट बहुबिंदु कर होता है। बहुबिंदु करने का अर्थ क्या है कि वैट प्रत्येक स्टेज पे लगाया गया, यानी अगर एक वस्तु को X ने Y को बेचा, Y ने Z को बेचा, Z ने किसी और को बेचा, जैसे एक वस्तु X है उसने Y को बेचा, X ने Y को 5,000 में बेचा और सपोज हम कहते हैं कि वैट की राशि 10% है, वैट 10% है, तो वह कुल कितने बेचेगा? 5500 रुपये में बेचेगा। लेकिन जब वह बेचेगा, X जब Y को बेचेगा तो उसको बेचने के लिए एक आवश्यक यह है कि वह एक बिल बनाएगा। उस बिल में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, कंपनी का नाम होगा, बिल का नंबर होगा, डेट होगा और जो भी उस कंपनी का ऑथराइज्ड होगा उनका सिग्नेचर आवश्यक है। तो जब वह बेचेगा तो Y उस वस्तु को 5500 रुपये में खरीदा। अब यदि Y उस वस्तु को Z को बेचता है, Y उस वस्तु को Z को बेचता है और उसने क्या किया, उस वस्तु में वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 5000। वस्तु का मूल्य 5000 क्योंकि इसमें वैट की राशि अलग है, वैट की राशि अलग है। और यदि Y ने उस वस्तु में 500 रुपये की मूल्य में वृद्धि की, कितनी? 500 रुपये के मूल्य में वृद्धि की, तो अब वस्तु की मूल्य कितनी हो गई? 5500। तो अब टैक्स किसका लगेगा? नहीं, 500 की जगह 1000 मान के चलते क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि Y उस वस्तु के मूल्य में 1000 की वृद्धि करता है तो अब वस्तु की मूल्य 6000 हो गई। वस्तु की मूल्य कितनी हो गई? 6000। अर्थात Y ने उस वस्तु के में कुछ पैकेजिंग किया, उसकी गुणवत्ता में कुछ सुधार किया, जिससे उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई। तो अब 6000 का टैक्स ना लगकर जितने मूल्य में वृद्धि किया गया, कितना किया गया? 1000। तो 1000 का 10% यानी 100 रुपया टैक्स लगेगा, ना कि 6000 का टैक्स लगेगा। उसी प्रकार यदि Z किसी और को बेचेगा तो उसके अनुसार वह टैक्स पे होगा। इसलिए वैट क्या होता है? एक बहुबिंदु कर होता है। नेक्स्ट, वैट के अंतर्गत बिल में वैट की राशि अलग से
बिल में वैट की राशि अलग से दिखाई जाती है। वैट के अंतर्गत जो भी वस्तु को बेचा जाता है उसके अंतर्गत वस्तु को की जो भी मूल्य होती है और जो भी उस वैट की राशि होती है उसको उस बिल में अलग अलग से दिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि उस वस्तु के मूल्य में ही वैट की राशि को जोड़ दिया जाता है। तो वैट की विशेषता यह है कि वैट के अंतर्गत वस्तु की कीमत और वैट की राशि को अलग अलग दिखाया जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या होती है कि वैट हमेशा जो भी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होती है उस पर टैक्स लगाया जाता है। यानी मूल्य में वृद्धि पर कर लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद वैट के अंतर्गत जो भी बिजनेसमैन होते हैं उन्हें स्वतः कर का निर्धारण करना पड़ता है कि कर की राशि क्या है। स्वतः कर का निर्धारण कैलकुलेट करना होता है। उसे कितना उसने परचेस किया, कितना उसने सेल किया, उसे परचेस के अंतर्गत परचेस रजिस्टर बनानी होती है और सेल के अंतर्गत सेल रजिस्टर बनानी होती है। और कुल कितना परचेस किया, कुल कितना सेल किया, उससे वह वैट की राशि को कैलकुलेट करता है। छठा पॉइंट इसकी विशेषता में क्या होगा कि यह इस वैट के अंतर्गत कंपोजिशन की सुविधा होती है। कंपोजिशन की सुविधा का आशय यह है कि जो बिजनेसमैन व्यवसायी वैट बिल में वैट की राशि को अलग से दिखाना नहीं चाहता है या बिल में ही वैट की राशि को दिखाना चाहता है, वैसे व्यवसायी को सैंडविच क्रेडिट के अंतर्गत इनपुट वैट पे छूट नहीं मिलता है। वह एक मुश्त राशि अदा कर सकता है, ऐसी उसे फैसिलिटी दी जाती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता होती है कि वैट, नेक्स्ट इसका पॉइंट होगा यह एक अंतरराज्य कर होता है। अंतरराज्य कर यानी जो भी वस्तु को एक राज्य के अंदर बेचा जाता है या खरीदा जाता है उस पर वह टैक्स लगाया जाता है। अब वैट के अंतर्गत किस प्रकार से सैंडविच इनपुट और एडजस्टमेंट किया जाता है इस चीज़ को हम समझते हैं। सपोज करते हैं कि कोई व्यक्ति ने किसी वस्तु को परचेस किया यानी वस्तु को खरीदा। वस्तु का मूल्य यदि 20,000 है यानी बिल में उस वस्तु का मूल्य 20,000 दिख रहा है और यदि वैट 4% की दर से है तो वैट की राशि कितनी हो जाएगी 800। यानी वह व्यक्ति ने कुल कितना अदा किया 20,800 रुपये की राशि को उसने अदा किया। उसने कुल 20,800 की राशि को उसने अदा किया। अब यदि वह व्यक्ति कुछ वस्तु को खरीदता है तो इतना वैट उसने पे किया। जब हम खरीदते हैं तो वस्तु की कीमत अदा करते हैं किसी अन्य व्यक्ति को,
उसके साथ वैट की राशि भी उसको पे कर देते हैं। यानी जब एक्स ने कोई वस्तु को परचेज किया 20,000 में, जिस पे 4% वैट लगा 800, कुल कीमत हो गया 20,800। अब यदि एक्स वस्तु को सेल करता है, एक्स वस्तु को सेल करता है और वस्तु की कीमत 10,000 है, वस्तु की कीमत कितनी है? 10,000 की वस्तु को बेचता है और वैट यदि 5% है, वैट यदि 5% है तो 5% के अनुसार कुल वैट से 500 रुपये प्राप्त होंगे। यानी वस्तु को बेचने के पश्चात उसे कुल आमदनी कितनी हुई? 10,500। तो जब वह वस्तु को खरीदता है, परचेज के केस में उसे वैट कितना मिला? 800 रुपये। ये कहलाता है इनपुट वैट। जब सेल होता है तो उस केस में यहाँ पे परचेस किया तो उसने 800 रुपया अदा किया। अब जब वह सेल करेगा तो उस केस में 500 रुपया वैट उसने दूसरे से हासिल किया। ये कहलाता है आउटपुट वैट। अब क्या वह वैट पेबल होगा या उसको वैट का क्रेडिट मिलेगा जिससे वह अगले मंथ में ट्रांसफर कर सकता है? तो हम यहाँ देखते हैं कि उसने वैट की राशि 800 रुपया पे किया है, जबकि 500 रुपया उसे मिला है, तो 300 रुपये का उसको बेनिफिट मिलेगा जिससे वह अगले मंथ में एडजस्ट कर सकता है। यानी 300 रुपये का उसको बेनिफिट हुआ क्योंकि उसने 300 रुपये की अतिरिक्त राशि को वैट के माध्यम से अदा किया। अब हम समझते हैं वैट के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं। वैट के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष है, इसको देखने से पहले हम ये समझते हैं कि वैट का रिटर्न जो जमा किया जाता है उसको जमा करने की क्या डेट होती है। जैसे 1 महीने के अंतर्गत जितने भी वस्तुओं को खरीदा गया, बेचा गया, उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है और उसे दूसरे महीने की, जैसे यदि हमें मार्च या अभी अप्रैल मंथ है, यदि कोई बिजनेसमैन अप्रैल मंथ में जितने भी परचेस और सेल किया, जितना भी परचेस सेल किया, उस परचेस सेल का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और उसके अगले मंथ की 15वीं 15 मई तक उसे वैट चालान में जमा करना होता है और 20 या 21 मई तक उसे वैट का रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रत्येक महीने के दूसरे मंथ की 21वीं डेट तक उसे वैट का रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब आते हैं वैट का गुण और दोष। वैट का गुण क्या हो गया कि चूंकि इसमें जितनी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि की जाती है उस पर कर लगाया जाता है, इसलिए यह मूल्य वर्धित कर कहा जाता है और यह प्रत्येक बिंदु पर लगाया जाने वाला कर है। तो पहला गुण क्या हो गया? यह वर्धित कर होता है। दूसरा इसका गुण क्या होगा? इसमें कर वंचना की संभावना, कर वंचना की संभावना कम होती है। ऐसा माना गया कि व्यवसाय बहुत ही मांदा हो जाएगा कि जितना मूल्य वृद्धि हुआ उसी पे कर लगाना है, व्यवसाय ईमानदार हो जाएगा और टैक्स को कम बचाएगा।
टैक्स की वंचना या टैक्स इवेजन कम करेगा। तीसरा चीज क्या हो गया है इसमें, जितने भी परचेस और सेल होगा उसका कंप्लीट रिकॉर्ड, पूर्ण हिसाब किताब मेंटेन करना होता है। उसके बाद वैट के अंतर्गत जो भी वस्तु को बनाया जाएगा, अब वो वस्तु सस्ती होगी तो उसे बेचने पर ज़्यादा लाभ मिलेगा, जिससे उत्पादन को प्रोत्साहन किया जा सकता है। और उत्पादन प्रोत्साहन होगा, इसके साथ साथ हम लोग कह सकते हैं कि निर्यात, एक्सपोर्ट, निर्यात को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। उसके बाद वस्तु के मूल्य को नियंत्रण किया जा सकता है, यानी मूल्य नियंत्रण में मदद मिल सकती है, क्योंकि वस्तु की कीमत को कंट्रोल किया जा सकता है कि सिर्फ मूल्य में जितना वृद्धि हुआ उतना टैक्स लगेगा और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। ये सब वैट के गुण हो गए। इसके बाद दोष में क्या होगा कि जो हमने सोचा था कि वस्तु की कीमत में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा देखने को मिला कि वस्तु की कीमत में वृद्धि देखने को मिली, है ना। तो मुख्यतः क्या दोष हो जाएगा, वस्तु की कीमत में वृद्धि ये देखने को मिली। दूसरा संभावना क्या था कि हमने ये सोचा कि क्रय वंचना नहीं होगी, लेकिन क्रय वंचना ज्यादा हुई, क्रय वंचना ज्यादा हुई। तीसरा क्या था, सरकार को उम्मीद थी कि जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, वो सहयोग करेगा और उनके सहयोग से हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन कर पाएंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं मिल पाया। तो करदाताओं का सहयोग, ये भी नहीं प्राप्त हो पाया। उसके बाद दूसरा, वैट को कलेक्शन करना, उसे मेंटेन करना, रिकॉर्ड करना बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो गया कि अलग से परचेस रजिस्टर बनाओ, सेल रजिस्टर बनाओ, है ना। वैट का रिकॉर्ड बनाना भी माथे का दर्द हो गया। उसके साथ साथ अलग अलग टाइम पे वैट का ऑडिट करवाना, इसमें भी दिक्कत आने लगी। इसमें कई तरह की शिकायतें भी मिली कि लोग पैसे की मांग करने लगे व्यवसाय से। इसके साथ साथ ये सभी वैट के कुछ दोष हैं। अब जब वैट को खत्म कर दिया गया, जैसे ही जीएसटी लाया गया, लेकिन अभी भी हम जानते हैं कि बहुत से ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर अभी भी वैट लगाया जाता है। वर्तमान में जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन जीएसटी के बाद भी कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर वैट लगाया जाता है। वे वस्तुएं ऐसी हैं, पहला हो गया आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आपका बन जाएगा पेट्रोल, दूसरा डीजल, तीसरा नेचुरल गैस, ये सभी पे वैट लगाया गया है। चौथा, दूसरा, उसके बाद फर्स्ट हो गया। सेकेंड टाइप हो जाएगा आपका लिक्विड पे भी वैट लगाया जाता है। इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसके साथ नेक्स्ट आप कर सकते हैं स्टाम्प ड्यूटी। ये सभी अभी भी जीएसटी के बावजूद वैट लगाया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको वैट की जानकारी दी। धन्यवाद।